2025 विमानन की दुनिया के लिए एक बहुत ही अजीब और डरावना साल रहा है ना? बिल्कुल। आमतौर पर क्या होता है कि कोई एक बड़ा हादसा हो तो सबका ध्यान एक ही तरह की समस्या पर चला जाता है। हाँ, एक पैटर्न दिखता है। बिल्कुल एक पैटर्न। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने 4 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। जी, एक बिल्कुल नया अत्याधुनिक यात्री विमान, एक दशकों पुराना भरोसेमंद मालवाहक जहाज, एक फौजी ट्रांसपोर्ट प्लेन। और एक लेटेस्ट फाइटर जेट जो अपनी काबिलियत दिखा रहा था। और ये चारों आसमान से गिरे। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ 4 अलग अलग बदकिस्मत घटनाएं थीं? या इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर कोई बड़ी, ज्यादा चिंताजनक तस्वीर बनती है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास इन हादसों से जुड़ी रिपोर्ट्स का एक पूरा संकलन है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये हमें टेक्नोलॉजी, इंसानी भरोसे और जोखिम की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे दुखद हादसे से शुरू करते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171। ये 12 जून की घटना है। जी, ये हादसा यात्रियों की संख्या के हिसाब से 2025 का अब तक का सबसे घातक हादसा था। ये एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर यह हादसा हो गया। कुछ सेकंड्स के अंदर? मतलब पायलट के पास तो कोई मौका ही नहीं था, कुछ भी करने का वक्त ही नहीं मिला होगा। और इसका असर सिर्फ विमान में मौजूद लोगों पर ही नहीं पड़ा है ना? बिल्कुल नहीं। विमान हवाई अड्डे के पास ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। ओह, एक भयानक मंजर था वो। विमान में क्रू समेत 242 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। और जमीन पर? त्रासदी वहां भी थी। उस हॉस्टल में 19 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हुए। ये सुनना भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम इस हादसे को एविएशन इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो यहाँ सबसे चिंता वाली बात क्या थी? यहाँ से बात वाकई दिलचस्प और गंभीर हो जाती है। ये कोई पुराना विमान नहीं था। नहीं, ये तो ड्रीमलाइनर था। जी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। और ये 787 के सेवा में आने के बाद से पहला घातक हादसा था। एक मिनट, क्या ये 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश था? जी, ये तो वही विमान है जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो ज्यादातर कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना है। एग्जैक्टली। यही बात इस हादसे को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। दशकों से विमान एल्यूमिनियम से बनते आए हैं और हमें पता है कि वो मटेरियल कैसे काम करता है, उसमें दरारें कैसे पड़ती हैं, उसकी उम्र का उस पर क्या असर होता है, सब कुछ पता है। हाँ, लेकिन 787 एक नई पीढ़ी का विमान है। तो इस एक हादसे ने पूरी इंडस्ट्री को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम इन नए मटेरियल्स को ठीक से समझते भी हैं? कि ये मटेरियल समय के साथ कैसे बदलते हैं। बिल्कुल। क्या इनकी जांच के तरीके उतने ही कारगर हैं जितने पुराने विमानों के लिए थे? इस एक हादसे ने, मतलब सिर्फ इस एक हादसे ने 2025 में नागरिक उड्डयन में होने वाली मौतों का आंकड़ा 460 के पार पहुंचा दिया, जो पिछले कई सालों के औसत से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये एक अकेली घटना पूरे साल के आंकड़ों पर भारी पड़ गई। तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए अब दूसरी घटना पर आते हैं। एयर इंडिया का हादसा एक अत्याधुनिक नए विमान से जुड़ा था, लेकिन अगली घटना बिल्कुल उल्टी कहानी कहती है। हाँ, एक पुराने भरोसेमंद वर्क हॉर्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं यूपीएस एयरलाइंस फ्लाइट 2976 की। ये घटना 4 नवंबर की है और ये कार्गो से जुड़ी है। विमान था मैकडॉनल्ड डगलस MD-11F, 3 इंजन वाला क्लासिक कार्गो जेट। जी, ये विमान दशकों से दुनिया भर का सामान ढो रहे हैं। इंडस्ट्री के ट्रक की तरह है ये विमान लुइसविल, कंटकी से उड़ान भर रहा था और टेक ऑफ के तुरंत बाद एक इंडस्ट्रियल एरिया में क्रैश हो गया। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? शुरुआती जांच में कुछ सामने आया? जो बात सामने आई वो सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। पता चला कि उड़ान के दौरान विमान का बायां इंजन, क्या पूरा का पूरा इंजन विमान से अलग होकर गिर गया था। क्या कह रही हैं आप? पूरा इंजन ही अलग हो गया? ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। इंजन को विंग से जोड़ने वाले पाइलन्स बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। उनकी कई तरह की जांच होती है। इंजन का इस तरह अलग हो जाना एक बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चरल फेलियर की तरफ इशारा करता है। मतलब या तो पाइलन में कोई दरार थी जिसे पकड़ा नहीं जा सका, या फिर मटेरियल में मेटल फटीग, मतलब धातु की अपनी एक थकान होती है। इस हादसे में विमान की तीनों क्रू मेंबर्स की जान चली गई
और क्योंकि विमान एक औद्योगिक क्षेत्र में गिरा था, जमीन पर भी 11 लोगों की मौत हो गई। और 23 लोग घायल हुए। जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक विमान के इंजन की गड़बड़ी ने उस मॉडल के सारे विमानों को दुनिया भर में जमीन पर ला दिया होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। इस घटना का असर तुरंत और ग्लोबल हुआ। ये यूपीएस एयरलाइन के इतिहास का सबसे घातक हादसा था। जैसे ही इंजन के अलग होने की खबर आई, रेगुलेटरी अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। क्या किया उन्होंने? दुनिया भर में जितने भी MD-11 विमान उड़ रहे थे, उन सब पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। सब पर? हाँ, सब पर। और हर विमान की गहन जांच के आदेश दिए गए। ये दिखाता है कि जब किसी खास मॉडल में एक जैसी खराबी का पैटर्न दिखने का खतरा होता है, तो इंडस्ट्री कोई चांस नहीं लेती। तो एक तरफ हमारे पास 787 जैसा नया विमान है और दूसरी तरफ MD-11 जैसा पुराना विमान है, जिसकी उम्र शायद अब उसकी दुश्मन बन रही है। अब नागरिक और कार्गो विमानों से हटकर मिलिट्री एविएशन की तरफ चलते हैं। जी, 11 नवंबर को तुर्की वायुसेना का एक लॉकहीड C-130 हर्क्यूलिस विमान क्रैश हो गया। C-130 ये तो दुनिया के सबसे भरोसेमंद सैन्य परिवहन विमानों में से एक माना जाता है। बिल्कुल, 50 से ज्यादा देशों की वायुसेनाओं में दशकों से सेवा दे रहा है। ये विमान अजरबैजान से तुर्की जा रहा था। और इसके साथ क्या हुआ? C-130 तो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। यही तो इस हादसे की सबसे भयावह बात है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान जॉर्जिया अजरबैजान सीमा के पास हवा में ही टूट गया। क्या हवा में? हाँ, एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि विमान हवा में 3 टुकड़ों में बट गया और फिर जमीन पर आ गिरा। हवा में ही टूट गया एक C-130? ये किसी भी पायलट का सबसे बुरा सपना होगा। मतलब क्या दशकों की उड़ान के बाद इन विमानों के ढांचे के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा MD-11 के साथ हुआ? ये सवाल जांच के केंद्र में है। C-130 को बहुत मुश्किल हालात में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। खराब रनवे, भारी सामान, कम ऊंचाई पर उड़ना, इन सब से विमान के एयरफ्रेम यानी उसके ढांचे पर बहुत जोर पड़ता है। और समय के साथ इस लगातार पड़ने वाले दबाव से मेटल फटीग आ सकती है। इस हादसे में विमान में सवार सभी 20 सैनिक कर्मियों की मौत हो गई। कोई नहीं बच पाया। ये उस क्षेत्र की सबसे घातक सैन्य दुर्घटनाओं में से एक है। जी, और ये MD-11 वाले हादसे की तरह ही पुराने दशकों से सेवा दे रहे एयरफ्रेम्स की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो ये दोनों ही मामले UPS MD-11 और टर्किश C-130 पुराने विमानों से जुड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडस्ट्री का ज्यादातर ध्यान नई टेक्नोलॉजी पर है और ये पुराने भरोसेमंद विमान शायद नजरअंदाज हो रहे हैं। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन हमारी लिस्ट में जो चौथी घटना है, वो ना तो नई टेक्नोलॉजी की अनजानी कमजोरी के बारे में है और न ही पुराने विमानों की उम्र के बारे में। वो बिल्कुल अलग है। आप बात कर रहे हैं दुबई एयर शो में हुए HAL तेजस के क्रैश की? बिल्कुल। ये घटना 21 नवंबर की है। दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक है। भारत का बनाया हुआ हल्का लड़ाकू विमान तेजस वहां हवाई करतब दिखा रहा था। लेकिन एयर शो में तो पायलट दुनिया के बेस्ट में से होते हैं और विमान भी अपनी टॉप कंडीशन में होता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही सवाल जांचकर्ता भी पूछ रहे हैं। हुआ ये कि प्रदर्शन के दौरान एक मुश्किल करतब करते हुए, जिसे हाई जी मनूवर कहते हैं, मतलब जब विमान बहुत तेजी से मुड़ता है। हाँ, और पायलट पर गुरुत्वाकर्षण का दबाव सामान्य से 8-9 गुना ज्यादा होता है। उस दौरान विमान ने नियंत्रण खो दिया और नष्ट हो गया। जरा सी चूक भी घातक हो सकती है ऐसे में। बिल्कुल। इस हादसे में विमान के एकमात्र पायलट की दुखद मौत हो गई। तो क्या ये विमान की कोई तकनीकी खराबी थी या जिसे हम पायलट एरर कहते हैं वो था? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है और बिना जांच के ऐसा कहना गलत भी होगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसी घटनाएं किसी एक चीज का नतीजा नहीं होती। यह हादसा हवाई प्रदर्शनों में शामिल जोखिम को साफ तौर पर दिखाता है। जी, ये किसी सिस्टम की विफलता से ज्यादा एरोबैटिक्स जैसे हाई रिस्क हाई स्ट्रेस माहौल से जुड़ा मामला लगता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान और मशीन दोनों की अपनी सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। एक नया ड्रीमलाइनर, एक पुराना MD-11 कार्गो जेट, एक मजबूत C-13 और एक फुर्तीला तेजस फाइटर जेट। इन सब का क्या मतलब है? क्या 2025 वाकई विमानन के लिए एक बुरा साल है? आंकड़े तो यही बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, अकेले एयर इंडिया के हादसे ने मौतों का आंकड़ा पिछले दशक के औसत से बहुत ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन जो पैटर्न यहाँ दिख रहा है, वो किसी एक कारण का नहीं है, बल्कि विविधता का है। और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है।
अगर सारे हादसे एक ही तरह के विमान या एक ही तरह के तकनीकी खराबी से जुड़े होते तो उसे ठीक करना आसान होता। मतलब कोई एक जादुई गोली नहीं है जो इन सब समस्याओं को ठीक कर दे। बिल्कुल, यहाँ समस्याएं हर तरफ फैली हुई हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले अनजाने खतरे, पुराने हो रहे विमानों के रखरखाव की चुनौती और हाई परफॉर्मेंस ऑपरेशंस में इंसान और मशीन की सीमाएं। तो हमने इन 4 बड़े हादसों को देखा। ये सभी मिलकर 2025 के लिए एक बहुत ही जटिल और चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। जी, ये दिखाता है कि विमानन की दुनिया में सुरक्षा कोई एक मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है, जिसमें डिजाइन से लेकर रखरखाव और ऑपरेशन तक हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। हर घटना अपने आप में एक केस स्टडी है जो हमें कुछ नया सिखाती है, लेकिन जब हम उन्हें एक साथ देखते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा की चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। और 2025 ने हमें दिखाया है कि ये कमजोर कड़ियां कहीं भी हो सकती हैं, बिल्कुल नए विमान में भी और दशकों पुराने विमान में भी। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली थी। तो मैं इसे एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। ये सभी घटनाएं जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म देती हैं। ये पुराने एयरफ्रेम जैसे MD-11 और C-130 और 787 जैसे आधुनिक कंप्यूटर चालित विमानों की अप्रत्याशित कमजोरियों के बीच एक अजीब सा तनाव दिखाती हैं। क्या मतलब? सोचने पर मजबूर करती हैं कि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, क्या हम पुरानी समस्याओं को हल करते हुए अनजाने में विफलता के नए और ज्यादा जटिल बिंदु बना रहे हैं? अच्छा। कि हमारी आधुनिक फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी और कॉम्पोजिट मटेरियल हमें एक झूठी सुरक्षा की भावना दे रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ पुराने समय परीक्षित डिजाइन अपनी उम्र के कारण कमजोर हो रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विमानन उद्योग को आने वाले सालों में खोजना ही होगा।